डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं, देखिए वैसे तो ये आपका चैप्टर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हर चीज़ के लिए हमने अपना एक फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, बट फिर भी कुछ बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला उन्हें याद ही नहीं रहता कि फॉर्मूला क्या है। तो वो क्या करते हैं, पहले पूरा इक्विलिब्रियम रन करके देखते हैं कि ओके ये ऐसे ऐसे मूव करे, फिर वो स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप मतलब एक ही क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, वहीं पे जो दूसरे बच्चे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, लाइक अगर आपको कोई बफर का क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो बफर का क्वेश्चन सबको पता है, इसकी एक हेंडरसन इक्वेशन है, डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। बट अगर आपने वहाँ पे इक्विलिब्रियम चलाना शुरू कर दिया तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा उस क्वेश्चन को ही करने में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इसके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो आज एक बार हम पहले पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम के जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो बफर के हों या फिर आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के हों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हों, तो ये 3-4 जो भी टाइप के फॉर्मूलाज आते हैं, एक बार उन फॉर्मूलाज को क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई भी आपका एसिड है, जैसे कि आपका HA, ये क्या है, आपका एक एसिड है। मैंने एक जनरल मोनोबेसिक एसिड लिया। अगर आपको इस एसिड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है या फिर आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है कि एसिड कितना डिसोशिएट हो रहा है, बिकॉज हमने कंसिडर किया कि ये आपका एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। क्योंकि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, आपके कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं, एंड उन केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। बट मैंने बोला कि जो आपका ये HA है, ये आपका कुछ अमाउंट में डिसोशिएट हो रहा है। तो कितना डिसोशिएट हुआ, पहले आप मुझे इसका अल्फा बता दीजिए। तो जो अल्फा है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट KA/C। अगर आप एसिड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे KA आएगा, और अगर आपने बेस की बात की तो यहाँ पे KB आ जाता है। वहीं पर अगर आपको H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है, तो देखिए H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जब आप इस इक्विलिब्रियम को रन करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आपका HA है, इसकी कंसंट्रेशन अगर मैं C कंसिडर करती हूँ इनिशियली, कुछ टाइम बाद ही इसकी जो कंसंट्रेशन है उसका कुछ परसेंट डिसोशिएट होता है। तो हम कैसे इक्विलिब्रियम को रन करते हैं, अगर स्टार्टिंग में C थी तो ये रन होगी C माइनस C अल्फा, तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा आपका C अल्फा। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी C अल्फा, और यहाँ पर अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू को क्या कर दूँ, पुट कर दूं, देन उस केस में आपका जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट KAC, ठीक है। बट ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ आपका किस केस में अप्लाई होता है, जब आपका ये मोनोबेसिक एसिड है। बट अगर ये मोनोबेसिक नहीं है, मान लो डायबेसिक है या ट्रायाबेसिक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका H2A है या फिर H3A है, इस केस में क्या है, 2 H पॉजिटिव आयन देगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2C अल्फा, तो यहाँ लिखोगे आप 2C अल्फा। तो उसकी वजह से ये जो ये फॉर्मूलाज हैं वो क्या होते हैं, आपके चेंज होते हैं। तो वो चीज़ भी आपको एक ध्यान रखनी है, या फिर आप इसको एक जनरल फॉर्मूला इस टाइप से ले सकते हैं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आप मानिए NC अल्फा। N है कि वो जो एसिड है वो कितना नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को डिसोशिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे इस केस में n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 क्योंकि 2H प्लस आयन देगा, और यहाँ पर 3 क्योंकि ये 3H प्लस आयन देगा। देन अगर इसको आपको अंडर रूट की टर्म्स में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर KA एंड देन C, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो था आपका नॉर्मल कोई भी एसिड या बेस हो उनके लिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं आपके हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, ठीक है, कि आपका कोई भी सॉल्ट है, जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो फिर किस टाइप से आपके फॉर्मूलाज आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस की। तो देखिए जब आप हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हम 3 केसेस पे बात करते हैं। एक हमारा होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक बेस, या फिर एसिड आपका वीक हो जाए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर दोनों ही एसिड और बेस दोनों वीक हो जाए। स्ट्रॉन्ग के केस को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कंसिडर किया मैंने सबसे पहले कि जो आपका एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है।
अब आपको पता है जो चीज़ बेस जो भी मतलब एसिड या बेस में से जो भी आपका वीक होता है उसी का हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब बेस है तो हम के बी वैल्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, देखिए के एच, एक हम इसमें के एच की बात करेंगे और एक एच की बात करेंगे। एक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो होता है आपका के डब्ल्यू अपॉन के बी, ओके। और जबकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है ये होता है आपका अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे इसका पीएच का फॉर्मूला। तो जो पीएच का फॉर्मूला आता है वो आता है आपका -1/2 लॉग, सॉरी ये है लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी। ये हो गया इसका पीएच का फॉर्मूला। तो बस आपको ये 3 फॉर्मूलाज इसके याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड केस आता है, सेकेंड केस में हमने कंसिडर किया कि जो आपका एसिड है वो वीक है और जो आपका बेस है इस केस में वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो आपका KH आएगा वो बिल्कुल क्या आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, यहाँ पे KH की बात कर रहे हैं ना। तो KH आएगा आपका KW अपॉन KA। जैसे उस केस में डिवाइडेड बाय KB था, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय KA। देन अगर H की बात कर रहे हो आप अंडर रूट में, तो H आएगा आपका KW डिवाइडेड बाय KA इंटू C। बस KB को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, KA से। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि जब आप इसके लिए pH का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो pH के फॉर्मूले में भी सिर्फ इस KB को KA से रिप्लेस कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ जो आपका फॉर्मूला है उसमें हल्का सा चेंज है। अब आप कहेंगे कि मैम चेंज क्यों है, तो देखिए यह आता है आपका log KW माइनस log C प्लस log KA। यहाँ पे जो log C की कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव में आती है, ना कि KA की। अगर आप इसको कंप्लीट मतलब जब इसको ड्राइव करेंगे फॉर्मूला को तब आपको पता चलेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका वीक बेस है, वीक बेस की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपने क्या की इसकी हाइड्रोलिसिस, तो जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने कि आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना तो ये आएगा आपका NH4 प्लस वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस की तो ये बनाएगा आपका NH4OH प्लस क्या बच गया आपका H पॉजिटिव आयन। बिकॉज आपको पता है कि जो आपका वाटर है ये H प्लस और OH नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। अमोनियम जो आयन थी इसने OH नेगेटिव ले लिया तो बच गया H प्लस। तो जब हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का केस कंसिडर करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट H प्लस मिलता है। जबकि अगर मैं कोई वीक एसिड लूँ जैसे कि आपका एसिटिक एसिड होता है तो ये हो गई आपकी एसीटेट आयन, आपने क्या की इसकी वाटर के साथ रिएक्शन और यहाँ पे हो गई हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये H पॉजिटिव को तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये आ जाएगा CH3COOH प्लस आ रहा है आपका OH नेगेटिव। तो यहाँ से हमें OH नेगेटिव की डायरेक्ट कंसंट्रेशन मिलती है, H पॉजिटिव की नहीं। तो जब यहाँ पे आप फॉर्मूला चेंज करते हो वैल्यूज पुट करके POH से pH को निकालते हो तो इस टाइप का आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑफ केस जो कि है आपका वीक एसिड और वीक बेस का, मतलब आपका एसिड भी यहाँ पे क्या है वीक और बेस भी वीक है। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या आता है, तो देखिए यहाँ से जो आपकी KH की वैल्यू जो आएगी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वो तो आ जाएगा आपका KW KA इंटू में KB, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो आपका H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये आएगा आपका अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा KW KA इंटू KB। अब आती है आपकी pH की बारी। तो देखिए जो वीक एसिड और वीक बेस का जो केस होता है इसमें pH आपकी कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होती। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा -1/2 log KW प्लस log KA माइनस log KB। तो देखिए pH की वैल्यू किससे आ रही है, KW, जिसका हमें पता है कि ये होता है आपका 10⁻⁻14। KA और जो KB है इनकी वैल्यूज आपको जो भी वीक एसिड या वीक बेस होगा उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपको दिया ही जाएगा, तो सिर्फ वो वैल्यूज पुट करके आपके डायरेक्ट pH आ जाएगी। यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद तो ये तो हो गई आपकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात। देन हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। क्या बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए किसी भी
सॉल्ट का जब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो, मान लीजिए मैं एक जनरल सॉल्ट लेके चल रही हूँ आपका AXBY, ये मैंने आपका एक जनरल सॉल्ट लिया जो कि आपका क्या हो गया, डिसोशिएट हुआ। डिसोशिएट होके A कितना टाइम है, X टाइम है, तो मतलब X टाइम मुझे A मिल रहा है और Y टाइम्स आपको B मिल रहा है। अब कोई भी सॉल्ट होता है, जैसे आपका NaCl है, तो Na क्या होता है आपका पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो मतलब इन पे भी किसी ना किसी मतलब चार्ज है। तो मैंने बोला कि जो आपका A है, अगर इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूं तो ये क्योंकि B Y टाइम्स है तो इस पे Y पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे X नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद जब आप इसका KSP लिखोगे या फिर मैं बोलूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखोगे तो वो क्या होता है कि जो भी आपकी आयन है उसका कंसंट्रेशन मतलब A टू द पावर Y प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, जो भी आपका स्टोइकियोमेट्री है, तो यहाँ पे X स्टोइकियोमेट्री है तो ये चला जाएगा आपका पावर में। उसके बाद यह है आपका BX नेगेटिव और इसकी रेज टू द पावर क्या जाएगी आपकी Y, तो ये हो गया आपका KSP। उसके बाद कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है सॉल्युबिलिटी पे कि किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, कौन ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन कम सॉल्युबल है। तो देखिए सिंपल सा है कि अगर आपका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, देखिए इसका नाम ही क्या है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होगा क्योंकि वो तो क्या हो रहा है, सॉल्युबलाइज हो रहा है। तो कंडीशन ये है कि इफ आप QSP निकालते हैं जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, QSP और KSP में जब आप रिलेट करेंगे तो अगर आपका KSP बड़ा है मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रेसिपिटेट नहीं होगा, और अगर आयनिक प्रोडक्ट और KSP दोनों आपके इक्वल भी हैं तो इन दोनों केसेस में कोई भी प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म नहीं होगा। बट अगर रिवर्स केस हो जहाँ पे आपका आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाए, KSP से बड़ा हो जाए, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट क्या है ज़्यादा और KSP कम है मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी कम है, तो इस केस में आपका जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेशन अकर होगी। ओके, इसके बाद ये हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात। इसके कॉमन आयन इफेक्ट पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन हम इसका कॉमन आयन इफेक्ट पे भी डिस्कस करेंगे आज। वो क्वेश्चन में ही बताऊंगी कि आपको उसमें किस तरीके से प्रोसीड करना होता है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला एक और बचा है वो है आपका बफर, ठीक है। तो बफर दो फॉर्मूलाज आते हैं हमारे पास, एक होता है आपका एसिडिक बफर का और एक आपका बेसिक बफर का। एसिडिक बफर का मतलब है कि कोई आपका वीक एसिड होगा और उसी वीक एसिड का आपका सॉल्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड का ही यहाँ पे क्या है आपका सॉल्ट, तो इस टाइप का जब आपके पास कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका एसिडिक बफर बन रहा है। और यहाँ पे आपकी जो pH होगी, pH होती है आपकी pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ऊपर आएगी आपकी एसिड सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और जो नीचे आ रही है वो आ रही है आपकी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। यहीं पर अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर का मतलब है कोई आपका वीक बेस होगा और आपका उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अब गलती क्या कर देते हैं, क्योंकि इसमें pH निकल रहा है, क्योंकि ये एसिडिक बफर है यहाँ पे pH कैलकुलेट किया, बेसिक बफर में हम POH की वैल्यू निकलती है, सेम यही फॉर्मूला, बस यहाँ पे आ जाएगा आपका pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये यहाँ से हमें POH मिल गया, तो pH क्या हो जाएगा, सिंपल 14 माइनस POH, राइट। तो यही तो क्या हो जाता है आपका POH, मतलब pH आप इस टाइप से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी फॉर्मूलाज थे सारे फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं, तो अब हम क्या करते हैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशंस। हमारे पास 3 एसिड सॉल्यूशंस और तीनों ही सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो आपकी इक्वल है और उन 3 एसिड सॉल्यूशंस की pH हमें दे रखी है जो कि है 3, 4 एंड 5। उनको हमने एक वैसल लिया और उन तीनों एसिड सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। अब आपको H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है उस मिक्सचर में, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 3 एसिड डिफरेंट सॉल्यूशन है जिनकी हमें pH दे रखी है। तो आपको पता है कि जो आपका pH होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले जितनी भी pH दे रखी है हम सभी की H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे हर एक एसिड की।
तो अगर आपको H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो मतलब कैसे निकलेगी आपका, ये आपका जाएगा नेगेटिव साइन और आपको इस pH का क्या लेना होता है, एंटी लॉग। तो ये तो सिंपल है, लाइक pH ये चला जाएगा आपका नेगेटिव का pH, और जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये आपका जाता है 10 की पावर में, ये बनेगा आपका। तो यहाँ से सिंपल आ गया कि एक के H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -3 है, नेक्स्ट की आएगी 10 टू पावर -4 एंड उससे भी नेक्स्ट की आ रही है आपके 10 टू पावर -5, क्योंकि pH की वैल्यू क्या है 3, 4 एंड 5 है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को तीनों को ऐड कर देंगे और इनका क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद बोलते हैं कि ये उस मिक्सचर की फाइनल H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, बट नहीं, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने 3 एसिड्स को ऐड किया है तो यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूशन है ना, तो वॉल्यूम भी तो है, वो भी तो मैटर करेगी ना आपकी। 3 सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज भी तो होगी, क्योंकि वहां पे डाइल्यूशन हो रहा है एक काइंड ऑफ। तो यहाँ से जो आपका डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, डाइल्यूशन का कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, M1V1, यही फॉर्मूला होता है ना आपका। तो मतलब M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि 3 सॉल्यूशंस हैं तो आएगा आपका M3V3। उसके बाद M फाइनल, जो कि अब मिक्स करने के बाद आपका कंसंट्रेशन आएगा। कंसंट्रेशन और मोलैरिटी आपकी एक ही बात होती है, राइट। तो वो क्या आ जाएगी आपकी फाइनल मोलैरिटी इनटू में VF, और उस VF को मैंने क्या किया डिवाइड में, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, जो तीनों एसिड्स की वॉल्यूम थी उनको ऐड किया हमने, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि 3 सॉल्यूशंस ऐड हुए हैं तो इन 3 की तो वॉल्यूम आपने ऐड करी। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए M1 है 10 टू पावर -3, तो ये आ गई आपकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर -3 इंटू में V, वॉल्यूम तीनों की इक्वल है तो हमने V कंसिडर किया, तो 10 टू पावर -3 इंटू V प्लस 10 टू पावर -4 इंटू V प्लस 10 टू पावर -5 इंटू V, और डिवाइडेड बाय में हमें क्या करना है 3 टाइम्स V करना है, तो मैं सिंपली इसको लिख दूं यहाँ पे 3V। ओके, अब यहाँ पे पता है आपको जो V है उसको हम कॉमन लेके इस V से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमने ले लिया 10 टू पावर -3 को भी कॉमन और V को कॉमन, ये 2 चीजें मैंने कॉमन ली। तो फर्स्ट टर्म में से तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, सबका सब कॉमन चला गया, तो ये तो बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ से V जा चुका है 10 टू पावर -3 भी चला गया, तो ये बचेगा आपका 0.1, और नेक्स्ट में बचेगा 0.01, क्योंकि यहाँ पे 10 टू पावर -2 बच गया। ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 3V। तो यहाँ पे आपका V से V कैंसिल आउट हो गया, इन तीनों का आप प्लस करोगे तो ये आ रहा है आपका 1.11 इंटू में 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3.7 इंटू में 10 टू पावर -4 मोलर। ये क्या आ रही है आपकी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। ऑप्शंस में देखें तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। देखिए अब जो मैंने आपको केस बताया था ना कि वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते हैं बच्चे, सिर्फ इन कॉन्सेंट्रेशंस को ही ऐड कर देते हैं, तो वो ऑप्शन भी देखिए हमें दे रखा है, क्योंकि सिर्फ जब कॉन्सेंट्रेशंस को ऐड किया तो 1.1 इंटू 10 टू पावर -3 आ रहा था, और वो ऑप्शन भी आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। तो यहीं पर क्या करते हैं बच्चे मात खा जाते हैं। हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप 2 सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हो तो वहां पे डाइल्यूशन फैक्टर आपका हमेशा लगेगा ही लगेगा। ओके, तो ये चीज तो आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। तो देखिए अब हमने एक बफर का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 100 ml एक बफर सॉल्यूशन लिया। ठीक है, आपने क्या किया 100 ml एक बफर सॉल्यूशन लिया जो कि क्या कंटेन कर रहे हैं 0.1 मोलर ईच ऑफ वीक एसिड HA एंड सॉल्ट। मतलब कि आपके जो सॉल्ट है और आपका जो एसिड है दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, दैट इज 0.1 मोलर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी एडेड टू द बफर। कह रहा है कितना ग्राम NaOH हम बफर में ऐड करें कि उसकी जो pH है वो क्या हो जाए 6 हो जाए, और हमें Ka ऑफ HA का दे मतलब एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमें दे रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका सॉल्ट है NaA और एसिड है HA, मतलब वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है, तो ये आपका यहाँ पे एक एसिडिक बफर की फॉर्मेशन हो रही है। क्या बन रहा है आपका एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने देखा, ये होता है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ
सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो यहाँ से हमारा जो पहला pH है वो तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा। तो देखिए pH, पी के ए हमें कितना दे रखा है, मतलब के ए दे रखा है आपको 10 टू पावर -5 और पी के ए क्या होता है आपका, ये होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, और के की वैल्यू क्या है आपकी 10 टू पावर -5, ये -5 आपका आगे की तरफ आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये है आपका 5 प्लस लॉग ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों की ही 1 है, तो ये पूरा कैंसिल आउट होके 1 और log 1 क्या होता है 0। तो यहाँ से जो आपका pH आ गया वो 5 आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन की pH 5 थी, बट इसकी pH को अब हमें क्या बनाना है 6 बनाना है। मतलब हम सॉल्यूशन को कहाँ किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, बेस की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट। हमने इसमें क्या करना है, NaOH को ऐड करना है। देखिए जब आप NaOH को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका एक HA प्रेजेंट है, एसिड के साथ जो आपका NaOH है उसने क्या करी, यहाँ पे रिएक्शन करी। आपका एसिड कुछ 0.1 मोलर था, NaOH को मैंने मान लिया कि हमने इसकी X कंसंट्रेशन दी। X क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, मैं मान रही हूँ X मोलर मैंने लिया। तो NHA NaOH के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाएगा आपका H2O वाटर प्लस NaA बनेगा। मतलब जो आपका HA है उसमें से वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Na बनाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि जितना अमाउंट हमारे पास NaOH होगा वो उतना ही एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे सॉल्ट तो आपका फॉर्म हो रहा है, तो सॉल्ट आपका जितना NaOH होगा उतना ही बनेगा, और जो आपका एसिड क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट कर गया तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज आएगा, कितना, जितना ये NaOH के साथ रिएक्ट की। तो ये NaOH के साथ X मोलर रिएक्ट किया। अब यहाँ पे जो आपका सॉल्ट है वो हमारे पास ऑलरेडी 0.1 मोलर तो प्रेजेंट है, और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट अभी आपका और बन गया फर्दर बेस डालने की वजह से। तो जो आपके सॉल्ट की न्यू कंसंट्रेशन हो जाएगी वो होगी 0.1 प्लस X, ठीक है। तो देखिए जैसे हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी तो इसी टाइप से होता है ना कि कंसंट्रेशन ऐड ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बेस को ऐड किया तो वो बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की कंसंट्रेशन को तो कम कर देगा, और रिएक्ट करके बेस बना रहा है तो बेस की कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, ऐड ऑन हो गई। तो अब हम pH जो है आपकी न्यू pH को कैलकुलेट करेंगे। अब जो न्यू pH है वो तो हमें ऑलरेडी दे भी रखी है, वो क्या है आपकी 6, और pKa हमने कैलकुलेट कर लिया वो है आपका 5, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, ये है 0.1 प्लस X, राइट। सॉल्ट की और एसिड की है आपकी 0.1 माइनस X। अब 5 जब इधर जाएगा 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.1 प्लस X, और ये आ जाएगा आपका 0.1 माइनस X। लॉग 1 कब होता है, मतलब 1 वैल्यू कब आती है आपकी, देखिए अगर log 1 है तो वो होता है आपका 0, log 10 होता है 1, और आपका log 100 क्या होता है 2। तो 1 वैल्यू है, अगर आप इसका एंटीलॉग ले लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस X 0.1 माइनस X। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, X की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इसको X के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू में 0.1 माइनस X 0.1 प्लस X, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 10X 0.1 प्लस X। उसके बाद 1 माइनस 0.1 तो आ रहा है आपका 0.9, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11X। तो X की वैल्यू क्या आएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 0.082 मोलर। बट हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट, वेट निकालना है। अब आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम इन ml इनटू में 1000। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने n की वैल्यू, तो वो हो जाएगी मोलैरिटी 0.082 इनटू में क्या जाएगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें कितना दे रखा था, 100 ml का बफर सॉल्यूशन दिया था, तो ये आ जाएगी आपकी 100 ml, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीटर में लेना होता है तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 0.0082, ये क्या आ गया आपका मोल्स आ गए। बट हमें निकालना क्या है वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या होते हैं आपके वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स को बोलते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब क्योंकि मुझे वेट निकालना है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 0.0082 इंटू NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा NaOH। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.328 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर की। देखिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपके पास एक एसिड है HA जो कि 40% डिसोशिएट हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, और आपके हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.2 मोलर, सॉल्यूशन वुड बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपको बतानी है यहाँ पे, और जो आपका एसिड है HA उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या दे रखी है 0.2 मोलर। तो देखिए अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही बताया था कि जब भी कोई आपका एसिड है वो डिसोशिएट होता है तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के आपके दो फॉर्मूलाज थे। एक तो था आपका NC अल्फा जनरल जो हमने लिया था, या फिर आपका एक था N² KAC। अब यहाँ पे इस एसिड का हमें Ka तो दे नहीं रखा बट हमें अल्फा दे रखा है कि क्या हो रहा है, जो ये आपका एसिड है ये आपका 40% डिसोशिएट हो रहा है, राइट। 40% डिसोशिएट का मतलब है कि जो आपका अल्फा है ये आप सिंपली इसको 0.4 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज दे रखी है और हम अल्फा को हमेशा मतलब फ्रैक्शन की टर्म्स में बात करते हैं, राइट। तो 40% का मतलब है कि जो आपका अल्फा है दैट इज 0.4, इतना एसिड आपका डिसोशिएट हो रहा है। N क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है, ये HA जब डिसोशिएट हो भी जाएगा तो ये आपको क्या देगा H प्लस प्लस A नेगेटिव, तो मतलब एक ही H प्लस आयन दे रहा है, तो यहाँ पे N की वैल्यू आपकी सिंपली 1 है। इसके कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हमें 0.2 और अल्फा कितना दे रखा है आपको 0.4। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.008। तो देखिए बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि आपका A ऑप्शन इस आंसर से मैच कर रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब x मोलर सॉल्यूशन है किसका HCl का, ये एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है किससे 40 सेंटीमीटर क्यूब 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन से। तो आपको HCl की pH निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला लगाना है, वो होता है आपका N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब यहाँ पे क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो है ये आपकी बिल्कुल इक्वल होगी क्योंकि दोनों में ही आपका N फैक्टर क्या है यहाँ पे आपका 1 है, ये एक H प्लस आयन देगा और ये आपका एक OH नेगेटिव, तो दोनों का N फैक्टर 1 है, इसलिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपकी इक्वल है। ये आपका मान लीजिए एसिड के लिए है और ये मैंने बोला ये आपका बेस के लिए है। अब क्योंकि आपका जो एसिड है उसकी हमें नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी तो पता ही नहीं है, तो हमने उसको कंसिडर किया x इंटू वॉल्यूम है आपका 20। यहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है NaOH की दैट इज 0.05 और वॉल्यूम है आपकी 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ जो वॉल्यूम है वो आपकी सेम यूनिट में है, तो वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ रहा है आपका 0.1 मोलर। ठीक है, तो जो आपका x की कॉन्सेंट्रेशन है मतलब नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, x की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 आ गई। तो आपको पता है कि जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन आई है H पॉजिटिव की वहीं से आप क्या निकाल दोगे उसकी, क्योंकि जो आपका HCl है ये आपका क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोशिएट होके आपको H प्लस और Cl नेगेटिव देगा। अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो H प्लस की भी 0.1 ही होगी क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है। वीक एसिड्स में हमें अल्फा या फिर Ka की वैल्यू की नीड होती है। और आपका जो pH है ये क्या होता है, ये होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आपके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 या फिर आप इसको 10 टू पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 10 टू पावर माइनस 1। और आपको पता है जब लोग लेते हैं 10 की पावर में जो भी होता है वो क्या आ जाता है आपका आगे, तो मतलब माइनस तो ऑलरेडी साइन था -1 log 10 और log 10 क्या होता है आपका 1, और ये कितना पूरा ये 1 इनटू में ये भी 1, तो मतलब जो pH है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। ओके,
अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। आपको इस क्वेश्चन में केएसपी वैल्यू दे रखी है 3-4 कंपाउंड्स की, Ag2CrO4, AgCl, AgBr, AgI की, ठीक है। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल प्रेसिपिटेट लास्ट, कि इनमें से कौन सा सॉल्ट है आपका जो कि सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। लास्ट में प्रेसिपिटेट होने का मतलब है वो सॉल्ट आपका सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए आपकी, हाईएस्ट। जिसकी सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट होगी मतलब वो सॉल्युबलाइज है, उसको प्रेसिपिटेट होने की नीड ही नहीं है। उसके बाद प्रेसिपिटेट लास्ट का मतलब तो यही हो गया। जब कह रहा है कि जब हमने AgNO3 सॉल्यूशन में इन सारे जो आपके NaCl, NaBr, Na, Na2CrO4 को ऐड किया जिनकी वॉल्यूम मतलब मोल्स जो है वो आपके इक्वल थे। अब पहले सबके जितने भी हमें डाटा दे रखे हैं मैं वो डाटा लिख देती हूँ। ये है आपका Ag2CrO4, इसका KSP दे रखा है 1.1 × 10⁻⁻12। देन है आपका AgCl, इसका KSP है आपका 1.8 × 10⁻10। AgBr का KSP है 5.0 × 10⁻13 एंड AgI का KSP है 8.3 × 10⁻17, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये हमें दे रखी है आपकी KSP वैल्यू, इसी KSP वैल्यू में देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आपकी हाईएस्ट है और कौन सी वैल्यू आपकी कम है, और उसके बेसिस पे बता देते हैं कि कौन आपका जल्दी प्रेसिपिटेट आउट होगा। बट हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो भी हमें सॉल्ट यहाँ पे दे रखे हैं क्या वो सारे के सारे एक ही टाइप के सॉल्ट हैं, मतलब आपका AB टाइप का सॉल्ट है या फिर AB2 टाइप का सॉल्ट है। देखिए ये जो तीनों सॉल्ट हैं ये तीनों एक ही टाइप के सॉल्ट हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप AgCl जो है आपका, ठीक है, आपने क्या किया AgCl को अगर डिसोशिएट किया तो ये देगा आपका Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही देगा ना आपका। देन जब आप इसका KSP प्रोडक्ट अगर लिखते हैं तो अगर आपने इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को S कंसिडर किया है तो यह आएगा आपका S मतलब Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकाल सकते हो आप, √of KSP, राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला होगा आपका AgCl के लिए। तो अगर AgCl की मैं सॉल्युबिलिटी निकालूंगी तो AgCl की वैल्यू है आपको 1.8 × 10⁻10। तो मतलब अगर आप कंप्लीट भी नहीं सॉल्व करते, इसको अप्रॉक्सी मान लीजिए, मैं 1.8 को ध्यान नहीं दे रही, 10⁻10 का हाफ हो जाएगा आपका अराउंड 10⁻5, ठीक है। सिमिलरली आप AgBr के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने AgBr के लिए भी किया तो उसका KSP है 5 × 10⁻13। तो ये आप जब सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.71 इंटू में 10⁻6। सिमिलरली मैंने AgI के लिए भी कैलकुलेट कर दिया जो कि है आपका 8.3 इंटू 10⁻17 और ये आएगा आपका 0.9 इंटू 10⁻8, ठीक है। तो इन तीनों केस में मैंने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर ली। बट अगर आप Ag2CrO4 की बात करेंगे तो क्या ये सॉल्ट आपका इसी तरीके से डिसोशिएट होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो आपका Ag2CrO4 है, जब ये सॉल्ट आपका डिसोशिएट होगा तो ये देगा आपको 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस CrO4 2-। ये सॉल्ट AB टाइप का नहीं है, ये सॉल्ट आपका AB2 टाइप का है। तो इसमें जो आपका KSP है वो क्या होगा, डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे आपका KSP का फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि ये क्या आएगा आपका 2s और ये आएगा s, और यहाँ पे जो आपका 2s है उसका भी होल स्क्वायर और ये होगा s। तो यहाँ से जब आपको अगर s को कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 2 2 4, मतलब तो KSP जो है वो आपका आएगा डिवाइडेड बाय 4 और उसका क्यूब रूट, क्योंकि s की पावर 3 हो गई। देन जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 1.1 इंटू में 10⁻12 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर पावर को ही सॉल्व कर दूं तो मैं अप्रोक्स आपका 10⁻4 आ रहा है। तो क्योंकि एक सॉल्ट आपका डिफरेंट टाइप का था, देखिए अगर आपके ऊपर वाला सॉल्ट ना ऑप्शन में होता, सिर्फ यही 3 सॉल्ट होते तो हमें एस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट KSP वैल्यू से ही आंसर को देख सकते थे, राइट। बट जिसका भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है आपका
मतलब जिसका KSP आपका ज़्यादा है वही क्या होगा, आपका लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल है। बट यहाँ पे आपका एक सॉल्ट AB2 टाइप का है, तो इस वजह से हमें हर एक केस के लिए जो आपका सॉल्युबिलिटी है S है उसको कैलकुलेट करना पड़ा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका S सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा वो लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। तो देखिए AgBr के लिए है आपकी 10⁻⁻6, AgI के लिए है 10⁻⁸, AgCl के लिए है 10⁻⁵, जबकि Ag2CrO4 के लिए है 10⁻⁴। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 10⁻⁴ है नेगेटिव में, तो राइट। तो मतलब Ag2CrO4 आपका सबसे ज़्यादा क्या है, सॉल्युबलाइज हो रहा है। और अगर ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो रहा है मतलब सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा। तो जो Ag2CrO4 है, ठीक है, क्या है आपका Ag2CrO4, ये आपका सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा। ओके, तो हमेशा जब भी सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस करो तो इतनी जल्दी में मत करना, एक बार ये देख लो क्या सारे सॉल्ट आपके सेम टाइप के हैं। अगर सेम टाइप के हैं तो सिर्फ KSP वैल्यू पे ही फोकस करो, अगर सेम टाइप के नहीं हैं तो आप पहले उनकी सॉल्युबिलिटी S को कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद solubility product this in 0.1 molar NaCl solution would be। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉमन आयन इफेक्ट की जो मैं बात कर रही थी कि एक क्वेश्चन में ही हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन आपका आ गया। तो यहाँ पे हमें बोला कि जो आपका AgCl है इसकी KSP वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो जो आपका AgCl सॉल्ट है ये क्या होगा, आपका डिसोशिएट होके देगा हमें Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, हमें पता है कि जो आपका Ag प्लस है इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, तो जो आपका Cl नेगेटिव है इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी, राइट। बट अभी हमने क्या किया, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया। NaCl एक सॉल्ट है, कंप्लीट डिसोशिएट होकर हमें देगा Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। क्योंकि आपके NaCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0.1 मोलर थी। कुछ टाइम के बाद जब ये डिसोशिएट होगा तो Na पॉजिटिव भी 0.1 हो जाएगा और Cl भी क्या होगा, 0.1। सॉल्ट है, कंप्लीट ही डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीट ही आयनाइज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी Cl नेगेटिव और यहाँ पर भी Cl नेगेटिव, मतलब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया है, मतलब मिक्स किया काइंड ऑफ, आप ये समझो। तो Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज होगी ना कॉन्सेंट्रेशन, तो आपकी कितनी इंक्रीज होगी, इसकी वजह से जो आपकी सॉल्युबिलिटी थी वो S थी, बट अभी हमने 0.1 और ऐड हो गया Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 प्लस S और इसमें भी S प्लस 0.1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, S तो निकालना ही है, हमने सॉल्युबिलिटी निकालनी है और KSP हमें दे रखा है। तो अगर आप KSP लिखेंगे तो KSP होगा S मतलब Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में Cl नेगेटिव की, और Cl नेगेटिव क्या है, S प्लस 0.1। अब आपको ये देखना है कि S प्लस 0.1 में से हम यहाँ पे हमेशा ही एक नेग्लेक्टिंग फैक्टर लगाते हैं, और आपका फैक्टर ये होता है कि जो आपका S है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा 0.1 के कंपैरिजन में, तो इस S को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो आप सिंपली KSP इज इक्वल्स टू S इनटू में 0.1 कंसिडर करेंगे। तो KSP हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.6 इंटू में 10⁻⁻10 S की कॉन्सेंट्रेशन और ये 0.1, मतलब सिंपली ये आपका 10⁻⁻1 है। जब ये 10⁻⁻1 इसके डिवाइड में जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से S की कॉन्सेंट्रेशन आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ मोलर। तो ये क्या हो गया इसका सॉल्युबिलिटी। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब जब भी कभी कॉमन आयन इफेक्ट आपका लगता है तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है कि जो भी आपकी कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो जाएगा, आपका एड ऑन हो जाएगा, एंड देन वहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबली एक नेग्लेक्टिंग फैक्टर लगता है, जिसमें जैसे यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी था तो हमने उस सॉल्युबिलिटी को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट किया। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमें क्या दे रखा है, पीएच दे रखा है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि क्या है आपका 12। आपको इसके लिए KSP कैलकुलेट करना है। अब पहली बात, बहुत सारे बच्चे तो इस चीज़ को देख के परेशान हो जाते हैं कि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या है आपका एक बेस है,
और बेस की तो हम पीएच के बारे में बात करते हैं ना, हम बेस में पीएच के बारे में तो कभी बात ही नहीं करते, तो हमें क्वेश्चन में इन्होंने पीएच क्यों दिया? तो बेटा इट्स सिंपल ना, कि अगर उन्होंने आपको पीएच दे भी दिया है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आप इससे पीएच तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है आपका 14। पीएच हमें कितनी दे रखी है 12, आप यहाँ से पीओएच कैलकुलेट कर लो, तो पीओएच कितना हो जाएगा यहाँ से आपका सिंपल 2 आ गया, तो आपको पीएच पता चल गया, ठीक है। पीओएच का मतलब है ये है आपका माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 2, मतलब मैं यहाँ से OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो कि आपको पता है सिंपली 10⁻2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, KSP निकालना है। और आपका KSP क्या होता है कि जो भी आपका सॉल्ट है, जैसे ये आपका है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा आपका डिसोशिएट होके देगा बेरियम 2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी जब मानते हैं तो हमने बोला कि बेरियम की सॉल्युबिलिटी S है, तो हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी, क्योंकि ये 2 मोल्स है तो ये हो जाएगा आपका 2S। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो मुझे पता है, वो क्या है आपकी 10⁻2 है। दैट मीन्स कि जो आपका 2S है ये इक्वल है 10⁻2 के। कौन है ये 2S, तो S कितना हो जाएगा 10⁻2 डिवाइडेड बाय 2। आपको क्या निकालना है, KSP निकालना है। तो चलिए KSP होगा आपका S मतलब बेरियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि है आपका 2S, और इसका क्या जाएगा पावर में, क्योंकि जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो क्या चली जाती है आपकी रेज टू दी पावर चली जाती है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S की अभी निकाली हमने, ये है आपका 10⁻2 डिवाइडेड बाय में 2। 2S की तो मुझे पता ही है कितनी है 10⁻2 इंटू में इसकी पावर, तो ये हो जाएगा 10⁻4 एंड देन 2 10⁻6 आ जाएगा, ओके। एंड 1/2 कितना होता है 0.5, तो ये आ गया आपका 0.5 इंटू 10⁻6 आ गया, राइट। ये क्या हो गया आपका आंसर। या फिर अगर आप इसको 5 की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻7। ये क्या आ गई आपकी KSP आ गई। तो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका ऑप्शन C है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।